हेलो प्यारे बच्चों, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज के इस वीडियो में बच्चों हम कक्षा 10 के हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 का 5वां अध्याय करने वाले हैं। 5वें अध्याय में कविता दी गई है पर्वत प्रदेश में पावस, जिसके लेखक हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं पर्वत प्रदेश में पावस। पर्वत प्रदेश कहने का अर्थ है बच्चों पहाड़ी इलाका, यानी वैसा इलाका जो चारों तरफ पर्वतों से घिरा हो। और पावस शब्द का अर्थ होता है वर्षा। क्या होता है बच्चों? वर्षा। तो यहाँ कवि जो हैं वह क्या कहना चाहते हैं कि पर्वतीय इलाके में जब वर्षा ऋतु आता है तो उस समय प्रकृति जो है वह सुंदरता से भर जाती है। तो बच्चों यहाँ पे कवि जो हैं वह प्रकृति का सुंदर वर्णन कर रहे हैं। तो चलिए बच्चों कविता को पढ़ें, साथ ही कठिन शब्दों के अर्थ और इसके भाव को समझें। कविता है पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। पावस ऋतु यानी वर्षा ऋतु। तो कवि क्या कह रहे हैं कि वर्षा ऋतु थी कहाँ पे? पर्वत प्रदेश में, पर्वतीय इलाके में। पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। परिवर्तित यानी बदलना। क्या होगा? बदलना। और प्रकृति वेश, प्रकृति का जो वेश है, रूप है, प्रकृति वेश यानी प्रकृति का रूप, वो क्या हो रहा है? पल पल बदल रहा है। कभी घनघोर बादल छा जा रहा है, कभी बारिश होने लग जा रहा है और कभी कोहरे जैसा दिखता है। तो जब पर्वत प्रदेश में वर्षा होता है तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलता है। तो बच्चों पर्वतीय क्षेत्र में जब वर्षा ऋतु का प्रवेश होता है तो हमें प्रकृति में बहुत सारे बदलाव देखने को मिलते हैं। जैसे कभी अचानक से बारिश होने लग जाता है, कभी धूप निकल आता है, कभी चारों तरफ बादल ही बादल छा जाते हैं, जैसे कैसा लगता है? फॉग की तरह, कोहरे के जैसा। तो बहुत सारे बदलाव हमें नजर आते हैं। अगली पंक्ति में कवि कहते हैं मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दृढ़ सुमन फार। अब लोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार। तो इन पंक्तियों को समझिए। सबसे पहले तो कठिन शब्दों के अर्थ जान लीजिए। मेखलाकार, मेखलाकार शब्द का अर्थ होता है करघनी के आकार का। किसका? करघनी। करघनी किसे कहते हैं? तो करघनी एक आभूषण है बच्चों, जैसे महिलाएं कमर में पहनती हैं। तो यहाँ मेखलाकार पर्वत अपार। तो कवि क्या कह रहे हैं कि बहुत सारे पर्वत किसके आकार के दिख रहे हैं? करघनी के आकार के, यानी हजारों हजार पर्वतें हैं। अपने सहस्र दृढ़ सुमन फार। सहस्र यानी हजार, दृढ़ सुमन, यहाँ दृढ़ शब्द का अर्थ होता है आंख और दृढ़ सुमन कहा जा रहा है यहाँ पे। तो ये होगा पुष्प रूपी आंखें। क्या होगा इसका अर्थ? पुष्प रूपी आंखें। तो वो अपने पुष्प रूपी आंखों से देख रहा है। अब क्या देख रहा है वो देखिए। अवलोक रहा है बार बार। अवलोकना यानी देखना, अवलोकना यानी देखना। नीचे जल में निज महाकार। नीचे जो तालाब है, आपने देखा होगा कि पर्वतों से जो झरना गिरता है तो नीचे क्या होता है? पानी इकट्ठा हो जाता है। तो यहाँ समझिए बच्चों, जो मेखलाकार पर्वत है वह क्या कर रहा है? अपने दृढ़ सुमन यानी पुष्प रूपी आंखों से बार बार देख रहा है। किसे? अपने आकार को, है ना? निज महाकार यानी अपने आकार को उसमें देख रहा है। तो यहाँ जल किसका काम कर रहा है? यहाँ जल जो है वह आईने का काम कर रहा है। जिसके चरणों में पला ताल, दर्पण सा फैला है विशाल। आगे कभी कह भी रहे हैं कि जिसके चरणों में पला ताल। अब किसके चरणों में यह ताल पला है? पर्वत के चरणों में। किसके चरणों में बच्चों? पर्वत के चरणों में यह ताल जो है वह पला है। जिसमें कौन अपना स्वरूप देख रहा है? तो पर्वत। जिसके चरणों में पला ताल, दर्पण सा फैला है विशाल। कैसा फैला है? दर्पण के समान,
इसमें पर्वत अपनी सुंदरता, अपनी विशालता को देख रहा है। गिरी का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लरियों से सुंदर, झरते हैं झाग भरे निर्झर। अब गिरी शब्द का अर्थ क्या होगा बच्चों? गिरी शब्द का पर्यायवाची होगा पहाड़। क्या होगा? पहाड़। तो यहाँ पर किसका गौरव गा रहे हैं और गा करके झरझर बह रहा है? तो यहाँ झरझर कौन बह रहा है? झरना। झरना बह रहा है और झरना जो है वह बहते बहते किसका गुणगान कर रहा है? पर्वत का। मद में नस नस उत्तेजित कर। मद शब्द का अर्थ क्या होता है? मद यानी मस्ती। क्या होता है? मस्ती। तो क्या भर रहा है वह नसों में उमंग भर रहा है, वह उत्तेजित कर रहा है। मोती की लरियों से सुंदर, किसकी तरह? झरने का पानी जब पर्वत से गिरता है तो वह किसकी तरह दिखता है? मोती की तरह। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कवि? मोती की लड़ियों सी सुंदर। मोती की लड़ियाँ देखी है ना आपने, सफ़ेद मोती की लड़ियाँ। तो यहाँ कवि कहते हैं मोती की लड़ियों से सुंदर। कैसी उसकी सुंदरता है? मोती की लड़ियों की तरह। झरते हैं झाग भरे निर्झर। और कैसे गिरते हैं? झाग भरे, यानी जब पानी ऊंचाई से गिरता है बच्चों तो उसमें झाग आ जाता है। झाग तो देखा ही होगा आप लोगों ने, जब हम कपड़ा धोने के लिए सर्फ डालते हैं तो उसके ऊपर सफ़ेद सफ़ेद झाग आता है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ कवि कहते हैं कि जब झरना नीचे की तरफ गिरता है तो कैसा दिखता है? मोतियों की तरह सुंदर दिखता है। और नीचे कैसा दिखता है? तो झाग दिखता है, झाग ही झाग, सफ़ेद पानी का झाग। अगली पंक्ति है बच्चों, गिरिवर के उर से उठ उठ कर उच्चाकांग छाओं से तरुबर, है झांक रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। अब यहाँ गिरिवर शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? पर्वत के लिए प्रयोग किया गया है। तो यहाँ कवि कहते हैं गिरिवर की उड़ से उठ उठ कर। उड़ शब्द का अर्थ होता है बच्चों हृदय। क्या होता है? हृदय। तो यहाँ किसके हृदय से उठ करके? पहाड़ों के हृदय से उठ उठ कर। उच्चाकांक्षा यानी अनेकों इच्छाओं को लिए हुए। कौन? तरुबर यानी वृक्ष। तरुबर का पर्यायवाची क्या होता है? वृक्ष। क्या कर रहा है? अपनी उच्च आकांक्षाओं को लिए हुए वह क्या कर रहा है? नीरव नभ। नभ यानी आकाश। किसकी ओर झांक रहा है? आकाश की ओर झांक रहा है। कैसे झांक रहा है? अनिमेष अटल कुछ चिंता परक, यानी किसी चिंता में डूबे हुए व्यक्ति की तरह एक टक झांक रहा है। अनिमेष शब्द का अर्थ होता है एक टक। आपने देखा होगा जब कोई बहुत ही गहरी चिंता में होता है तो वह एक टक किसी चीज़ को देखता रहेगा। तो कभी यहाँ यही कह रहे हैं कि जो वृक्ष है वह ऐसा लग रहा है जैसे पहाड़ों के हृदय से उठ उठ कर अपनी उच्च आकांक्षाओं को लिए हुए एक टक आकाश की ओर निहार रहा है। नीरव नभ मतलब शांत आकाश की ओर एक टक देखे जा रहा है। उड़ गया अचानक लो भूधर, फरका अपार पारद के पर। भूधर किसे कहा गया है? भूधर शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? भूधर यानी पहाड़। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि इस कविता में हमने पहाड़ के कई पर्यायवाची देखे। गिरिवर, गिरी, भूधर, पर्वत, है ना। तो ये सब क्या है? पहाड़ के पर्यायवाची हैं। तो उड़ गया अचानक लो भूधर। अब कवि क्या कह रहे हैं? तो यहाँ कवि कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे भूधर क्या हो गया हो? उड़ गया हो। तो लग रहा है यहाँ पे कवि को कि भूधर क्या हो गया है? गायब हो गया है। फरका अपार पारद के पर। और पारद के पर का क्या अर्थ है? यानी पारे के समान धवल, यानी सफ़ेद चमकीले पंख फड़फड़ा करके वह क्या हो गया है? कहीं उड़ गया है, गायब हो गया है। रब शेष रह गए हैं निर्झर, है टूट पड़ा भू पर अंबर। और क्या शेष रह गया है?
रब शेष यानी केवल आवाज ही शेष रह गया है। रब शेष का अर्थ क्या होता है? केवल आवाज का शेष रह जाना। ठीक है बच्चों, केवल आवाज का शेष रह जाना। तो यहाँ कवि कहते हैं कि केवल आवाज ही शेष रह गए हैं। किसके? निर्झर, जो झरना निर्झर बह रही है, निर्झर बहते हुए झरने की आवाज सिर्फ शेष रह गई है टूट पड़ा भू पर अंबर। भू शब्द का पर्यायवाची होता है पृथ्वी। क्या होता है बच्चों? पृथ्वी। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे अंबर किस पर टूट पड़ी हो? भू पर, पृथ्वी पर आ गया हो। धस गए धरा में सभय साल, उठ रहा धुआं जल गया ताल। यूं जलदयान में बिचर बिचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। अब इन पंक्तियों को समझिए। कवि कहते हैं धस गए धरा में सभय साल। धरा शब्द का पर्यायवाची होगा पृथ्वी, और सभय शब्द का अर्थ होता है भय के साथ। क्या होता है? भय के साथ, इसे कहते हैं सभय। और अभय इसका पर्यायवाची होगा, वो होता है भय रहित। तो यहाँ कवि कहते हैं कि प्रकृति का ऐसा भयानक रूप देख करके साल के जो लंबे लंबे वृक्ष थे वह धरती के अंदर घुस गए हैं। किस वजह से घुस गए हैं? तो डर के मारे घुस गए हैं। उठ रहा धुआं जल गया ताल। और धुंध से क्या लग रहा है? जैसे चारों तरफ धुआं उठ रहा हो, जैसे कि कोई तालाब जल गया हो और उसके जलने से चारों तरफ क्या हो रहा है? धुआं ही धुआं उठ रहा है। यूं जलदयान में बिचर बिचर। जलदयान यानी बादल रूपी विमान। मैं इसका अर्थ यहाँ लिख देती हूँ। आप सभी शब्द के अर्थ जो हैं बच्चों वो अपने नोटबुक में लिखते जाएं मेरे साथ साथ। तो यहाँ कवि कह रहे हैं कि बादल रूपी यान, बादल रूपी विमान। यूं जलदयान में बिचर बिचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। इंद्रजाल यानी जादूगरी। इंद्रजाल शब्द का अर्थ होता है जादूगरी। तो यहाँ किसके बारे में कवि कह रहे हैं? इंद्र के बारे में कह रहा है। ऐसे मौसम में जो वर्षा का देवता है इंद्र, वह भी अपने बादल रूपी विमान लेकर के इधर से उधर क्या कर रहा है? जादू दिखा रहा है, घूम रहा है। तो बच्चों हमने कविता की पंक्तियों का भाव समझ लिया कि कवि ने इस कविता में प्रकृति का ऐसा वर्णन किया है कि लग रहा है कि प्रकृति क्या हो उठी है? सजीव हो उठी है। बच्चों अब हम कविता का सारांश समझ लेते हैं। कविता की पंक्तियों को पढ़ते हुए उसके भाव को स्पष्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए कविता में क्या कहा जा रहा है। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। यहाँ कवि कहते हैं कि पर्वतीय क्षेत्र में वर्षा ऋतु का प्रवेश हो गया है, जिसकी वजह से प्रकृति में बार बार बदलाव आ रहा है। यानी कभी बारिश होती है, कभी धूप निकल आती है। मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्र दृढ़ सुमन फार, अब लोक रहा है बार बार नीचे जल में निज महाकार। अब इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि मेखलाकार यानी करघनी के समान। तो यहाँ कहते हैं कि करघनी के आकार वाले पहाड़ जो है वह अपनी सुंदरता को क्या कर रही है? दृढ़ सुमन यानी पुष्प रूपी आँखों से कहाँ निहार रही है? तो जो उसके नीचे ताल बना हुआ है उसमें। और वो ताल कहाँ है? तो जिसके चरणों में पला ताल दर्पण सा फैला है विशाल, उसी के चरणों में वह ताल पड़ा है जो किसका काम कर रहा है? दर्पण का। और उसमें वह पर्वत अपनी सुंदरता को पुष्प रूपी आँखों से निहार रहा है। गिरी का गौरव गाकर झरझर मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लरियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। यहाँ कवि इस पंक्ति के माध्यम से कहना चाहते हैं कि गिरी का गौरव गा कर पर्वतों के महान गौरव का गुणगान झरना बहते हुए कर रही है। और उसके जो झरझर की आवाज़ है
व नस नस में यानी पूरे शरीर में प्रसन्नता भर रही है, उत्साह भर रही है। उसकी बूंदें कैसी दिख रही हैं? मोतियों के समान सुंदर। गिरी के उर से उठ उठ कर उच्च आकांक्षाओं से तरुबर है, झांक रहे नीरव नभ पर अनिमेष अटल कुछ चिंता परक। अब गिरिवर के उर से उठ उठ कर यानी पर्वतों के हृदय से उठ उठ कर तरुबर यानी वृक्ष अपनी उच्च आकांक्षाओं यानी अपनी इच्छाओं को लिए हुए नीरव आकाश, शांत आकाश को निहार रहा है। कैसे? अनिमेष अटल कुछ चिंता परक यानी एक टक चिंता मग्न होकर यानी चिंता में डूबा हुआ एक टक किसकी ओर निहार रहा है? आकाश की ओर। उड़ गया अचानक लोभूधर फरका अपार पारद के पर। तो बच्चों, यहाँ इस पंक्ति के माध्यम से कवि कह रहे हैं कि अत्यधिक वर्षा होने की वजह से चारों ओर धुंध ही धुंध फैल गया है और उस धुंध में कवि को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे भूधर यानी पहाड़ जो है वह अपने पंख फैलाकर कहीं उड़ गया हो। रब शेष रह गया है, निर्झर है टूट पड़ा भू पर अंबर। और सिर्फ क्या शेष रह गया है? केवल आवाज शेष रह गई है। किसकी आवाज? झरनों की आवाज। और भू पर क्या आ गया है? अंबर यानी धरती पर अचानक से आकाश गिर पड़ा हो। धस गया धरा में सभे साल, उठ रहा धुआं जल गया ताल। यूं जलद यान में बिचर बिचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। आगे कहते हैं कि प्रकृति का ऐसा भयानक रूप देखकर सभे साल यानी डर की वजह से साल के जो वृक्ष हैं वह धरती में धंस गया है और तालाब जल गया है। और जो इंद्रदेव हैं वह क्या कर रहे हैं? वह जलदयान वह बादल रूपी विमान लेकर इधर उधर जादू का खेल दिखाते हुए घूम रहे हैं। तो बच्चों, इस कविता में इंद्रदेव का वर्णन क्यों किया गया है? कमेंट करके बताएं। तो ये था इसका समरी। तो बच्चों, हमने कविता को पढ़ लिया, इसके कठिन शब्दों के अर्थ जान लिए, इसके भावों को समझ लिया और साथ ही मैंने आपको इसका सारांश भी बता दिया। कविता आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। यदि आपका कोई सुझाव है तो आप अपने सुझाव हमें कमेंट में अवश्य लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और बच्चों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार के वीडियोज़ आपको मिलते रहें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।